हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अलग अलग तरह के, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस किस राज्य में पाया गया है? गंभीर मामला है। आंसर होगा केरल। वीना जॉर्ज हैं केरल की स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने ही इसकी जानकारी जो है सार्वजनिक की है। और संक्रमित मरीज जो है ना, वो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से केरल में पहुंचा था और भारत में ये पहला मामला है और केरल में हुआ है। केरल का मैप यहाँ रहा, ये प्यारा भारत है, उसमें केरल इस तरफ। केरल के कोल्लम जिले में है। मंकी पॉक्स क्या होता है? एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी है, यानी जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है और ये स्मॉल पॉक्स के समान ही वायरस वाले फैमिली से है, जो कि इस तरह के फफोले बनाते हैं। अब सवाल है कि मंकी पॉक्स नाम क्यों पड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पहली बार ये वायरस पाया गया है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है, इसलिए थोड़ा जानते हैं कि क्या है ये वायरस, कैसे कैसे इसके इतिहास वगैरह सब क्या है। मंकी पॉक्स जो है पहली बार खोज हुई थी 1958 में, जानवरों में खोजा गया था और उस वक्त रिसर्च के लिए बंदरों को जब रखा गया था तो उसमें से 2 बंदर जो थे उसमें इन्फेक्शन मिले थे पहली बार। इस तरह से वो बंदर इन्फेक्टेड हो गया था और उसी वक्त इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया था। अब सवाल है कि इंसानों में ये कब आया ये बीमारी? तो 1970 में डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, वहाँ पर ही पहली बार पाया गया था और तब से मंकी पॉक्स के मामले वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में ज़्यादातर पाए गए थे। ओके, डीआरसी यानी कॉन्गो, वहाँ पर मंकी पॉक्स स्थानीय तौर पर महामारी के रूप में भी जाना जाता है। अब सवाल है कि कैसे ये फैला और ट्रांसमिट कैसे करता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो जानवरों से मनुष्यों में होता है और संक्रमित जानवर के रक्त यानी ब्लड, तरल पदार्थ या त्वचा या घाव के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है। और जो इन्फेक्टेड जानवर है या फिर उसका अधपका जो मांस है या एनिमल प्रोडक्ट खाने से भी मंकी पॉक्स हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, और मनुष्यों से मनुष्यों में भी संक्रमण के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। अब सवाल है कि किन जानवरों से होता है ये? तो अफ्रीका में कई जानवरों की प्रजातियों में मंकी पॉक्स के साक्ष्य पाए गए थे। इनमें गिलहरी, गैम्बियन शिकारी चूहे, डॉर्मिस और बंदर की कई सारी प्रजातियां शामिल हैं। मतलब कि कई तरह के जानवरों में ये मंकी पॉक्स होता है और चूँकि इंसान में वो इन्फेक्ट हो गया तो इसलिए हमारे लिए वो खतरा हो गया। ठीक है, लक्षण क्या है? लक्षण मंकी पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के लक्षण से काफ़ी हद तक समान है। अंतर बस यही है कि मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स यानी शरीर में गांठ जैसे ये इस तरह से हो जाते हैं और वो फूल जाते हैं। और इसके अलावा बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द, थकान, जो जोड़ों में दर्द, चेहरे पर दाने, फुंसियाँ और फिर पूरे शरीर में इस तरह के जो दाने हैं, फफोले हैं, वो निकल आते हैं। ओके, अब सवाल है कि मंकी पॉक्स का, इस बीमारी का इलाज क्या है? कोई विशिष्ट उपचार अभी तक नहीं है। हालांकि कई सारे रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि चेचक के खिलाफ जो इस्तेमाल होती थी वैक्सीन, वैक्सीनिया नाम था उसका, तो उससे मंकी पॉक्स की रोकथाम हो सकती है 85% तक। हालांकि जो मूल चेचक का टीका था वैक्सीनिया, वो बड़े पैमाने पर चूँकि बीमारी ख़त्म हो चुकी है दुनिया भर से चेचक, तो इस वजह से वो उपलब्ध मार्केट में तो नहीं है लेकिन लैब में ज़रूर है। तो उसकी रोकथाम के लिए 2019 में मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए वैक्सीन के नए वर्जन को मंजूरी दी गई थी अफ्रीका में, ओके, WHO के द्वारा। अब सवाल ये है कि मंकी पॉक्स के मामले सबसे पहले कहाँ पाए गए? तो अफ्रीका में मैंने बताया सबसे पहले पाए गए थे। उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, इन सब में मंकी पॉक्स पाए गए हैं। 2022 के मई महीने में इसका संक्रमण ब्रिटेन में पाया गया था। उसके बाद से ये चर्चा होने लगी थी कि ये जब ब्रिटेन में पहुंच सकता है अफ्रीका से तो दूसरे देशों में फैल सकता है। और अब जुलाई में हम लोग ये देख रहे हैं कि
मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है, जो कि एक युवक है और वो यूएई से लौट कर आया है। अब सवाल है कि भारत ने क्या तैयारी शुरू की है। तो भारत सरकार ने इंटरनेशनल जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर मंकी पॉक्स की निगरानी बढ़ा दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी एनआईवी उसमें ऐसे मामले की सैंपल की जांच के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा गया और राज्यों को भी केंद्र सरकार ने हिदायत दी है कि वहाँ पर मॉनिटरिंग वगैरह और इस तरह के अगर मामले हों तो वो देखा जाए। अब सवाल है कि मंकी पॉक्स की जो बीमारी है, एक बात तो हम लोगों ने जान ली कि जानवर से मनुष्यों में हुई। अब सवाल है कि मनुष्यों से मनुष्यों में कैसे ये संक्रमण फैल रहा है। तो अब सवाल बनता है कि मंकी पॉक्स का संक्रमण मनुष्यों से मनुष्यों में कैसे फैल रहा है। मनुष्यों में कैसे आया वो तो बताया मैंने, बंदर से इन्फेक्ट होके मनुष्यों में पहुंचा, और मनुष्य से मनुष्य में कैसे पहुंच रहा है। तो मंकी पॉक्स पर डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट भी जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। डब्ल्यूएचओ की असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सोसु फॉल ने पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष में ये इन्फेक्शन पाया गया है ज़्यादातर, ओके, और किसी भी प्रकार के क्लोज कॉन्टैक्ट से ये फैल सकता है, डब्ल्यूएचओ का कहना है। और ख़ास तौर पे जो संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ चुंबन, स्पर्श और जो यौन संबंध है उसकी वजह से ये फैल सकता है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि संक्रमित जो व्यक्ति है उसको ठीक होने के 12 सप्ताह तक बहुत सतर्कता रखनी चाहिए और ज़्यादा लोगों से यौन संबंध न रखें, ऐसी चेतावनी दी गई है ऐसे संक्रमित लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है और पिछले कुछ सालों में ये मामले देखे गए हैं। आप 2017 में देख रहे हैं, 18, 19, 21, 22, तो अलग अलग देशों में, नाइजीरिया, ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका और यूरोप के कई सारे देशों में, और अब तो 2022 में इंडिया में, केरल में ये केस पाया गया है। तो काफ़ी चर्चा भी है पूरी दुनिया में इस मामले की और इम्पॉर्टेंट कंटेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। वजन है 9,500 किलोग्राम। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह किस धातु से बना हुआ है? आंसर होगा कांस्य यानी ब्रॉन्ज का बना हुआ है। और ये रहा फोटोग्राफ, 9,500 किलोग्राम का है। ऊंचाई कितनी है? तो 6.5 मीटर ऊंचाई है यहाँ से, ओके। और कहाँ पर है स्थापित? तो नया जो संसद भवन बना है उसके केंद्रीय कक्ष के ऊपर है। हालांकि इसके जो शेर हैं उसके जो चेहरा है, आक्रामकता है, उसकी वजह से थोड़ा विवाद भी हुआ है, क्योंकि सारनाथ जहाँ से ये अशोक स्तंभ को लिया गया था वहाँ ये रहा जो मूर्ति बनी हुई है सारनाथ में, वो राष्ट्रीय चिन्ह की, वो ये, और जो संसद भवन पे बना है वो ये रहा। तो ये थोड़ा फ़र्क देखने को मिला है। और अशोक स्तंभ की ऐतिहासिकता भी काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल 2,2500 साल पहले भारत में मौर्य वंश का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, और उस वक्त काफ़ी रक्तपात होता था। कलिंग युद्ध जो हुआ उसके नरसंहार ने उनको पूरी तरह से बदल दिया था। हिंसा छोड़कर वो अहिंसा के रास्ते पर चले थे और बौद्ध धर्म अपनाया था, और यहीं से अशोक स्तंभ बनाने की शुरुआत होती है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें सारनाथ का अशोक स्तंभ भी शामिल है। और बाद में आज़ादी के बाद भारत ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। कब? 26 जनवरी 1950 को, जब इस संविधान भारत में लागू हुआ था, उसी दौरान, ओके। तो ये अनावरण के दौरान की तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसरो ने सैटेलाइट की रक्षा करने वाले सिस्टम IS-4OM उसकी स्थापना कहाँ पर की है? आंसर होगा बेंगलुरु। उसका पूरा नाम क्या है IS-4OM का? इसरो सेंटर फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। इसको बेंगलुरु में इसरो का जो कमांड सेंटर है, नियंत्रण केंद्र है, वहाँ पर स्थापित किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने ही उद्घाटन किया है इस सेंटर का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल होता है कि क्यों ज़रूरी है ये सेंटर। देखिए, इस प्लेटफॉर्म से इसरो अपने उपग्रह की रक्षा करेगा, ओके। ये भी फोटोग्राफ देख रहे हैं।
होगा ये कि दरअसल अंतरिक्ष में इस वक्त 3000 से ज़्यादा सैटेलाइट परिक्रमा कर रहे हैं और इसमें से 53 सैटेलाइट इंडिया के हैं, 53। इसके अलावा भी हजारों जो निष्क्रिय उपग्रह हैं, रॉकेट के टुकड़े हैं, यानी कचरा जो है, यानी स्पेस डिब्री कहते हैं इंग्लिश में उसे, तो वो 27,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चक्कर काट रहा है पृथ्वी का। और इसकी वजह से खतरा ये रहता है कि जो सैटेलाइट अभी एक्टिव है उससे टकरा सकता है और उससे बचना बहुत ज़रूरी है, अपने सैटेलाइट को बचाना। ओके, तो ये जो सेंटर है, जो बना हुआ है सेंटर, और उसका नाम है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन, तो वो यही काम करेगा। वो इस बात की को सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में मलबे से कोई मिशन को खतरा न हो। IS-4OM ये मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है, वहाँ पर रडार ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, कंट्रोल सेंटर, ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क वहाँ मौजूद है। मतलब एक सेंटर है जहाँ से ये पूरा काम होगा, एक कमांड सेंटर होगा जो कि काम करेगा अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट हैं उन सब पर निगरानी रखना और जो भी कचरा है स्पेस का वो टकराने। लक्ष्य ये भी है कि कोई भी एस्टेरॉयड या कमेट जो भी आ रहा है धरती पर, उसको पहले ही पता लगाया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये सेंटर सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और करेक्टराइज करने का भी काम करेगा ताकि रिस्क को भी परखेगा। जैसे नासा को पहले ही पता चल जाता है कि कोई एस्टेरॉयड जो है वो आ रहा है धरती की ओर, और अगर कोई स्पेस डिब्री गिरने वाला है उसे तुरंत पता चल जाता है। तो इस तरह की जानकारी इंडिया को भी तुरंत हो सकेगी इस सेंटर के थ्रू। ओके, स्पेस डिब्री यानी अंतरिक्ष कचरा क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि स्पेस में सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट बहुत लंबे समय तक रहते हैं और जब इनका वक्त पूरा हो जाता है तो अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाता है या फिर इनको नष्ट कर दिया जाता है। ओके, तो अंतरिक्ष में इन सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट के टुकड़े, ये इसको हम लोग स्पेस डिब्री कहते हैं, जो इस तरह से फैला हुआ है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है और इससे सैटेलाइट को खतरा है, टकरा सकता है सैटेलाइट। अब सवाल है कि अंतरिक्ष में कितना कचरा है। देखिए, अप्रैल 2022 में मैंने एक करंट अफेयर्स वीडियो में बताया था नासा का कि एक रिपोर्ट आई थी ऑर्बिटल डिब्रीज क्वार्टरली न्यूज़, तो उसके अनुसार अंतरिक्ष में 17,011 टुकड़े जो है कचरा वो तैर रहा है, घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है और इसका आकार लगभग 10 सेंटीमीटर से बड़ा है। ठीक है, छोटे बड़े कई तरह के टुकड़े हैं और इसमें भारत का वो टुकड़ा है वो 114 है कचरा। और वहाँ से जो कचरा है उसके गिरने की खबरें लगातार आती रही हैं। अप्रैल में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हम लोगों ने देखा है कि अचानक अंतरिक्ष से कचरा गिरा, आग जलते हुए गिरा और वो चीन के रॉकेट लॉन्ग मार्च का एक टुकड़ा था। तो ओके, मतलब कई टुकड़े थे, वो सब गिरे इस तरीके से। रिंग था, इसके अलावा छोटे छोटे बॉल थे, छोटे बड़े इस तरह के। हालांकि कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इसे खतरा भी है, अगर किसी व्यक्ति के घर पे गिर जाए या किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो वो सेंटर जो है ना वो बचाएगा इससे, इन कचरों से हमारे भारत की भी रक्षा करेगा। पहले ही बता देगा कि कोई कचरा गिर रहा है और कहाँ पर गिर रहा है, ये सब बता देगा। ठीक है, इसरो ने ये सेंटर स्थापित किया है। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। हाफ ईयरली वीडियो है और इससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और मैं आपको बताऊं कि आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं PDF पाने के लिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, 1 साल का। इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले सालों के भी। वीकली मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं इसी मेंबरशिप के ज़रिए। संडे को करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट होता है। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है जिसमें करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस के, रेलवे के, SSC के, UPSC के और अन्य एग्ज़ाम्स के। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, फ्री शिपिंग भी है। तो मेंबरशिप का लाभ आप उठा सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा रहे हैं और कई सौ लोग
इसके मेंबर बन रहे हैं डेली। ओके, और आपको बताऊं कि तमाम जो भी एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, ख़ासतौर पे यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसमें से ढेर सारे जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं वो हमारे बताए हुए आए हैं वहाँ पर, और हम ये दावा भी कर रहे हैं। देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसमें 94 यानी 94 ईयर की किस भारतीय वृद्ध महिला एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा भगवानी देवी। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 94 ईयर की हैं। ये चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये फिनलैंड में आयोजित किया गया अभी हाल ही में, और इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। ओके, स्वर्ण और 2 कांस्य। ठीक है, तो इस तरह से 3 मेडल इन्होंने जीते। फोटोग्राफ देख रहे हैं, और जीतने के बाद की ये तस्वीर है, ढेर सारे मेडल इनके पास है, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, और शानदार काम किया है इन्होंने। और हाँ, अगर सवाल हो कि भारत की सबसे उम्र दराज एथलीट कौन है, तो वो रामबाई है। ठीक है, मैंने हाल ही में करंट अफेयर्स में इसके बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के बाघों में से एक राजा का निधन हो गया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसकी उम्र कितनी थी? 25 वर्ष और 10 महीने इसकी उम्र थी। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर था इंडिया का राजा, और इस तरह से उसको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि भी दी गई उसको, राजा को। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार ज़िले में वहाँ पर वो उसे रेस्क्यू सेंटर में रखा गया था। दरअसल वो जंगल में ही था, लेकिन उसके एक टांग जो है वो टूट गई थी और नुकसान हो गया था, तो बाद में उसको 2008 में वो रेस्क्यू सेंटर में लाया गया था और नकली टांग लगाई गई थी, और उसके बाद वहीं रह रहा था रेस्क्यू सेंटर में, तो उसका निधन हो गया है। और चूँकि न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि ओल्डेस्ट टाइगर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाम, आप ध्यान रखिएगा कहाँ का था, तो पश्चिम बंगाल, इम्पॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन आते हैं, देवघर में स्थित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन जुलाई 2022 में किसने किया? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को इसका उद्घाटन किया है। एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़े इलाके में बना हुआ है, 657 एकड़ में। ओके, 401 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है, और एयरपोर्ट पर रनवे जो है वो 2.5 किलोमीटर लंबा है। 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और अब उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। झारखंड में देवघर है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। ओके, और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जेंडर गैप इंडेक्स या कहें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 135 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जारी किया है। और ये रिपोर्ट बताती है, आप न्यूज़ भी देख रहे हैं, 135 रैंक है ग्लोबल जो रैंकिंग है उसमें, और अच्छी रैंकिंग तो नहीं मानेंगे। क्या है इस रिपोर्ट में? दरअसल ये रिपोर्ट बताती है कि तमाम दुनिया भर के अलग अलग देशों में वहाँ पर पुरुष और स्त्रियों की जो समानता है उसकी स्थिति कैसी है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये अभी की रिपोर्ट आई है, उसमें अगर टॉप 10 देखेंगे तो नंबर 1 है आइसलैंड, सेकंड पे है फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे न्यूजीलैंड, फिफ्थ पे है स्वीडन, सिक्स पे रवांडा है, सेवन्थ में निकारागुआ है, एट्थ पे नामीबिया है, नाइन्थ पे आयरलैंड है, और 10th पे जर्मनी है। तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार ये टॉप 10 ये कंट्री हैं, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट में। अगर हम बात करेंगे कि पड़ोसी देशों की क्या हालत है, तो बांग्लादेश 71 है, हमसे काफ़ी बेहतर है। नेपाल 96 है, बेहतर है। श्रीलंका 110 है, वो भी बेहतर है। भूटान 126 रैंक है उसकी, वो भी बेहतर है। हमसे ख़राब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है।
और अब देख लेते हैं कि अलग अलग जो कैटेगरी है इसको रिपोर्ट को तैयार कैसे किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। ओके, जहाँ भी महिलाओं की बात होगी ना, खासतौर पर यूपीएससी में अगर आपको लिखने को दिया जाएगा तो उसमें ये सब आंकड़े आप दे सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन में तमाम पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इस साल रैंकिंग क्या है? 135। ठीक है, टोटल कितने कंट्री की रैंकिंग जारी हुई है? तो 146 देशों की रैंकिंग जारी हुई है। पिछले साल 2021 में क्या रैंकिंग थी? 140 थी। हम बेहतर हुए हैं, लेकिन पिछली बार ये 156 कंट्री में हमारी रैंकिंग 140 थी और इस बार 146 में हमारी रैंकिंग 135 है। तो अगर बेहतर भी हुए हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कैटेगरी है? इसमें कई सारी कैटेगरी है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब राजनीति में महिलाएं पुरुषों की तुलना में किस स्थिति में। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कैसा है महिलाओं के लिए। एजुकेशनल जो स्थिति है वो कैसी है। हेल्थ की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो इस तरह से ये 4 चीज़ों में ये कैटेगरी किया जाता है और उसमें अलग अलग तरह में अलग अलग रैंकिंग है। जैसे पॉलिटिकल में कुछ बेहतर है, 48 रैंकिंग है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेट और अपॉर्चुनिटी में वो ख़राब रैंकिंग है, 143। एजुकेशन को लेकर 107 रैंक है और हेल्थ एंड सर्वाइवल में 146 है, जो काफ़ी ख़राब ये बताया जा रहा है। मतलब हेल्थ के मामले में हम दुनिया के 146 देशों में अगर हम बात करेंगे महिला और पुरुष के मामले में, इलाज में, स्वास्थ्य में, स्वस्थ रहने में, तो वो सबसे ख़राब ये स्थिति है। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, समझ लेना आप। और डिटेल मैंने जो भी बताया वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री में है। डेली का जो करंट अफेयर्स होता है फ्री होता है, बाकी आप मेंबरशिप के जरिए जो वीकली है, मंथली है, वो सब ले सकते हैं। और ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का, उसके थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। I2U2 उसकी पहली लीडर्स समिट की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर होगा अमेरिका। ये एक ग्रुप है I2U2, उसमें कौन कौन से देश हैं? इंडिया, इज़राइल, UAE और US। तो ये 4 देश हैं। इसकी वर्चुअल समिट हुई है 14 जुलाई को और इसकी मेजबानी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने की है। किस किस ने हिस्सा लिया? भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ये रहे। ओके, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो इन चारों ने, और अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो इन चारों ने इस समिट में हिस्सा लिया। मुख्य हाइलाइट्स क्या थी? तो इजराइल, बहरीन और UAE के बीच में शांति बहाल रह सके और जो इब्राहिम एकॉर्ड्स था वो लागू रहे। अब मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में जो आर्थिक सहयोग है वो आपस में बढ़े। मिडिल ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है वो बेहतर हो, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बेहतर हो। ये तो बताने वाली बात है, कहने वाली बात है, लेकिन मूलतः चीन को टारगेट करके एक तरह से ये ग्रुप बनाया गया है और इसको एक दूसरा क्वाड भी कहा जा रहा है। क्वाड पहले से बना हुआ है, 4 देशों का क्वाड है। क्वाड में कौन कौन से देश है? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से एक और ग्रुप बन गया है I2U2। ओके, तो इसमें I2 जो है नाम है वो इंडिया और इजराइल के लिए है I2, और U2 का नाम जो है वो U2 वो अमेरिका और UAE के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी समिट में इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुए। I2U2 समिट में किस देश ने भारत में फूड पार्कों के विकास के लिए $2 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? आंसर होगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, तो चारों देशों की जो समिट हुई उसमें ये तय हुआ है कि इंडिया में UAE निवेश करेगा। कितना करेगा? बहुत बड़ी रकम होती है ये, $2 बिलियन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में बवाल चल रहा है, आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका है श्रीलंका, और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, क्यों आर्थिक संकट हुआ, क्या हालात हैं। 10 जुलाई का जो करंट अफेयर्स वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल दिया था श्रीलंका के मामले में। अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना। ओके, तो
वहाँ जो हालात हुए तो जनता ने अटैक कर दिया राष्ट्रपति भवन पर ही और कब्जा कर लिया था। और राष्ट्रपति जो गोटाबाया राजपक्षे थे वो देश छोड़ कर भाग गए। पहले मालदीव गए, उसके बाद सिंगापुर गए और उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया था रानिल विक्रमसिंघे को। हालांकि गोटाबाया राजपक्षे ने 15 जुलाई को इस्तीफ़ा दिया और उसी दिन रानिल विक्रमसिंघे ने इस पद के लिए शपथ ली है। ओके, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ये तब तक रहेंगे जब तक कि किसी नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा, संसद ही चुनेगा, तो देखना होगा कि क्या होता है वहाँ पर। वैसे तो अराजक स्थिति हो चुकी है वहाँ पर। अब सेना ये कोशिश कर रही है कि वहाँ शांति बहाल हो सके ताकि जो आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका है श्रीलंका वो बेहतर कंडीशन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? अंडर 20 की बात हो रही है। आंसर होगा 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये 2 से 10 जुलाई को बहरीन में आयोजित किया गया है और इसमें इंडिया ने 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। किस किस ने गोल्ड जीता? सुजीत ने 65 किलोग्राम भारोवर्ग में, अंतिम ने 54 किलोग्राम भारोवर्ग में, प्रियंका ने 65 किलोग्राम भारोवर्ग में और एन अर्जुन ने 68 किलोग्राम भारोवर्ग में जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? आंसर होगा 12 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये भी बहरीन में ही आयोजित किया गया है। तो उन सब की लिस्ट मैंने PDF में दे दी है, डिस्क्रिप्शन से PDF ले सकते हैं। गोल्ड किस किस ने जीता है? तो ईश्वर, अंकुश, तनिष्क, प्रवीण कदम, विवेक, सचिन कुमार, अभय, तनीषा, दीपांशी, एकता कुमारी, रजनीता, नेहा, काजल, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता है उसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिकेट में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए? आंसर होगा रोहित शर्मा। ओके, तो इंडियन कैप्टन ने ये रिकॉर्ड हासिल किया है इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतकर। ओके, तो टोटल 13 मैचों में ऐसा उन्होंने कर दिया है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17A उसके तहत बने युद्धपोत दूनागिरी का जलावतरण यानी पानी में लॉन्चिंग किस नदी में किया है? अब तक हम लोग सुनते थे समुद्र में किया गया, तो ये नदी में जलावतरण किया गया है यानी पानी में लॉन्च किया गया है। जलावतरण क्यों किया जाता है? टेस्टिंग के लिए, जल में उतारा जाता है देखने के लिए। 1 आध साल बाद उसको फिर नाम इसका पड़ जाएगा INS दूनागिरी हो जाएगा नाम, इंडियन नेवल सर्विस। तो नेवी में फिर औपचारिक रूप से शामिल कर दिया जाएगा। तो अभी जलावतरण हुआ है दूनागिरी का, तो किस नदी में? ये एक्सेप्शन है नदी में उतारना। आंसर होगा हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, दूनागिरी लॉन्च किया गया और ये रहा वो वीडियो जो लॉन्चिंग हुई है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने 15 जुलाई को पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता, वहाँ पर दूनागिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है हुगली नदी में। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ ये दूनागिरी का। इसका पूरा नाम क्या है? Y3023। ओके, इसका नाम है, वैसे दूनागिरी ही कहेंगे। और इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया। ये चौथा जहाज़ है। इससे पहले तीसरा जो जहाज़ था इसी प्रोजेक्ट के तहत जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? उदयगिरी। तो उसको मई 2022 में समुद्र में उतारा गया था। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 17A है, उसके तहत 7 टोटल नीलगिरी क्लास के युद्धपोत बनाए जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का गूगल प्ले से, और इसके थ्रू मेंबरशिप के जरिए आप शानदार तैयारी कर पाएंगे करंट अफेयर्स का। ओके, देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी अवेलेबल है ऐप का भी।